अगले इलेक्शन में इनको 21 सीट मिली, उनकी 2 4 5 कम हुई होंगी। लेकिन हाँ बेटा, कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिस्ट बेसिकली ना एक विचारधारा थी, कम्यून शब्द से बनी ये। और कम्युनिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रशिया और चाइना ने प्रेजेंट किया था। कम्यून का मतलब होता है कम्युनिटी, बेसिकली हमारी सेंस में अगर कहें तो जहाँ पे कम्युनिटी राज करती है ना, कम्युनिटी के सारे साधन सबके होते हैं। खेत किसी एक आदमी का नहीं होता, खेत पूरे गांव का है। सबको उस गांव के खेतों में अपने घर से काबिल लड़के जो हट्टे कट्टे ठीक ठाक आदमी हैं, सबको जाके खेती करनी है। तेर मेर नहीं होती कि ये 4 एकड़ मेरे, 4 एकड़ तेरे, 5 एकड़ तेरे, ऐसे नहीं। उस पूरी कम्युनिटी को एक साझा, एक गांव के खेत हैं, उसमें सबको अपने घर के लड़के भेजने हैं। वहां से जितना निकलेगा, जिस घर से जितने लोग आए थे ना, उस हिसाब से बंटवारा कर लेंगे। कम्युनिज्म बहुत अच्छी विचारधारा थी तब तक जब तक ये टेक्नोलॉजी और ये सब नहीं आई थी। वहां सबकी चीजों पे सबका हक होता है, ऐसा नहीं होता कि ये तेरी चीजें मेरी। तो वो सारा गांव ना एक साथ ग्रोथ करता है, एक साथ आगे बढ़ता है। नुकसान है तो सबका है, प्रॉफिट है तो सबका है। वो विचारधारा थी जिसमें कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया, और इस पे काम किया था रशिया ने। रशिया दुनिया में, धरती में पहला देश है धरती पर जिसने एक खास वर्ग, हम कहते हैं बेटा सर्वहारा, जो सब तरफ से हारा हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी समाज के लिए काम करे। और इसमें 2 कम्युनिटीज गिनी जाती हैं, एक किसान वर्ग और एक मजदूर। अगर तुम ध्यान से देखो ना, यही दोनों देश को बेसिकली चला रहे होते हैं। तुम और मैं तो बैठ के पढ़ ही तो रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जो रोटी खा के आ गए, जो पेट भर के आ गए, जाके जो रोटी खाओगे वो तो इसने पैदा की है ना। तुम यहाँ बैठ के जो एक काम बैठे हो, तुम जिन बेंचों पे, मैं जिस इस पे खड़ी हूँ, या जितनी सुविधाओं की चीज़ें हैं, ये किसी अमीर आदमी ने बनाई होंगी, लेकिन अमीर आदमी थोड़ी ना बनाता है। काम कौन कर रहा था उसके लिए? मजदूर। ये 2 लोग हैं जिनके कंधों पे पूरी दुनिया का भार टिका हुआ है। लेकिन कितनी शर्म की बात और अजीब बात है कि इन दोनों से ज़्यादा हीन स्थिति में, इन दोनों से ज़्यादा दयनीय स्थिति में कोई भी नहीं है। तो इस वर्ग के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सर्वहारा, सब तरफ से हारा हुआ लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हुआ, काम करता हुआ। इस वर्ग की पहली सरकार बनी थी, कहाँ पर? रूस में। और रूस में बनी इस सरकार ने पूंजीपति जो थे ना, अमीर लोग, इनके पैर हिला दिए थे। ऐसा लगा था, तुमने एक शब्द सुना होगा, एक बहुत बड़ी ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, सुना है ये? महामंदी क्या थी? अमेरिका जैसे ताकतवर, अमेरिका को ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, और सेकंड वर्ल्ड रशिया को, और हम थर्ड वर्ल्ड, हम तो तीसरी दुनिया के देश है ना। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मतलब बहुत एडवांस, बहुत पैसा, बहुत संसाधन, बहुत एडवांस्ड उस जमाने के हिसाब से। इस देश में जिसके पास इतना सब कुछ था, इतनी बड़ी टेरिटरी, यहाँ बहुत बड़ी महामंदी आई थी। एक तो मंदी होती है, एक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में अमेरिका में ऐसी मंदी आई कि कहते हैं 52 बड़े बैंक बंद हो गए। बैंक बंद होने का मतलब पैसा खत्म। बड़े बैंक जैसे तुम्हारा पीएनबी, एसबीआई टाइप के बड़े बैंक, इतना बुरा हाल हुआ कि सारे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स में लगभग सबने लोगों को निकाल दिया। बहुत बुरा हाल हुआ, बेरोजगारी एकदम से चारों तरफ फैल गई, खाने कमाने का जरिया नहीं था, और ये भूखे मरने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अगर भूखी मरेगी तो सोचो बाकी देश दुनिया का क्या होगा। 1929 की ये मंदी, लेकिन पता है अमेरिका तेज था, महज 3-4 सालों में अपने देश को उबार के ले गया। जैसे अगर हमारे यहाँ मंदी आ जाती है तो कई साल लग जाते हैं मंदी से उबरने में। इस टाइम भारत में मंदी है, अगर ध्यान से देखो, नौकरियां नहीं मिल रही, लोग जो है ना वो उतना खर्च नहीं कर पा रहे जितना 5-6 साल पहले करते थे। ये महामंदी थी, लेकिन महज कुछ सालों में ये इस आर्थिक महामंदी से उबर गए। कारण ये थोड़े समझदार थे, इन्होंने प्लान किया कि कैसे मंदी से उबरा जाएगा। उस टाइम पे जब ये बहुत मंदी में थे ना, तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री लगातार आगे बढ़ रही थी। रशिया नई नई फैक्ट्री लगा रहा है, बांध बना रहा है, इंफ्रा डेवलप कर रहा है। तो सबकी नज़र गई कि यार ये कैसा टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो नीचे आ रही है और रूस का ग्राफ लगातार, इसका एरो ऊपर, और ये पहले से नीचे गिर रही है। तो लोगों का झुकाव किस तरफ होने लग गया? रूस की तरफ। तब फिर अमेरिका के सिर पे खतरा मंडराया था कि अगर सारी दुनिया रूस को फॉलो करने लग गई तो फिर सब जो ये सर्वहारा वर्ग है ना, मजदूर, किसान, इनकी सरकार बनाने की पैरवी करेंगे।
और अगर मजदूरों और किसानों के हाथ में ताकत आ गई तो पूंजीपति तो बर्बाद हो जाएंगे, जबकि ये तो टिके ही पूंजीवाद के ऊपर थे। ये तो बेसिकली पूंजीवादी है ना कि भैया पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। यहाँ ज़्यादा भिखारी गरीब लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं रखने देंगे ये अपने देश में, यहाँ मेंटेन नहीं कर पाएगा कोई भी बहुत गरीब आदमी। तो ये है पूंजीवाद के, जिनका कहना है कैपिटलिस्ट, जिसके पास कैपिटल है, पैसा है, वो आगे बढ़े, और नहीं है तो भैया मरे, वो उसको आगे जीने का वो ही ना मिले अवसर। इनका कहना था कि सब पैदा इंसान के रूप में होते हैं, मौके सबको मिले, जो काबिल है वो आगे निकले, जो अपनी लायकियत नहीं बढ़ा सकता वो पीछे रह जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि काबिल एक आदमी है और अगली 10 पीढ़ियां उसकी बैठ के खाएं, चाहे वो ना काबिल हो। ये कहता था बराबरी रखो, बराबरी चीज़ों में नहीं कि भैया सबको बराबर चीज़ें बांट दो, बराबरी रखो अवसरों में। एक बराबर पढ़ाई दो, एक बराबर इलाज दो। उस पढ़ाई से उस क्लास में जो पढ़ के आगे निकले वो निकले आगे, और जो नालायक है नहीं ध्यान देता वो पीछे रहे। ऐसा मत करना कि पढ़ने के अवसर कुछ लोगों को मिले, बाकी लोग बैठे हुए हैं। हमारे देश में यही तो है। आज अगर ध्यान से देखो, जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हैं, नहीं है तो भैया सरकारी में कौन कैसा पढ़ाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़े से अलग थे। इनकी ग्रोथ देख के धीरे धीरे, ये जब की बातें हैं जब ना भगत सिंह नौजवान वर्ग में थे, तो देखो 1907 का जन्मा लड़का, 1917 की ये क्रांति है, 10 साल का। विचार धीरे धीरे बनते हैं ना। मैंने अभी क्या कहा, 9th के बच्चों को हम यहाँ बैठाते हैं तो धीरे धीरे उनका दिमाग खुल जाएगा, बढ़ जाएगा। कितनी उम्र होती है 9th में? 13-14 साल। तो उस टाइम पे ये और अच्छे पढ़े लिखे परिवार के थे, इनका दिमागी विकास तेज था। तो जब ये देख रहे थे कि भैया जहाँ सर्वहारा वर्ग आया वो आगे बढ़ा और जहाँ पूंजीवाद था वो नीचे गिरा, इसीलिए ये बात करते थे सोशलिज्म की। सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद, कि सारे समाज का हक हो हर चीज़ पर, फिर उसमें से जो काबिल है वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए आपके देश में जो ये पार्टी बनी थी ना, HSRA, ये कब बनी मैंने क्या बताया? 1928। तो 1907 का लड़का 1928 में कितने का हो गया? 21 साल का ना। 21 साल मतलब नौजवान, जिसके पास दिमाग भी है और कम से कम सोच है, विचार है। तो देखो इसमें S का मतलब था सोशलिस्ट, और रशिया से बढ़िया एग्जाम्पल धरती पे है ही नहीं सोशलिज्म का। हाँ बेटा, हाँ हाँ, USSR था, वो मैं बता देती हूँ। रशिया जो है ना, पहले रूस था, बाद में इस देश ने क्या किया, जैसे इसने अपनी विचारधारा बढ़ाई तो इसने आसपास के, उस टाइम पे ना ऐसे नेशंस नहीं थे जैसे आज हैं, नेशन स्टेट हैं। तब क्या होता था, छोटे छोटे से एरिया थे, और कोई भी राजा, मान लो यहाँ एक राजा है इस एरिया का, इन सब पे कब्जा कर लेता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, इस राजा की जो भाषा है वो इनमें से किसी को समझ में नहीं आती, इनका जो खान पान पहनावा है वो सबका अलग है। तो ये ना हमेशा कलेश में फंसे रहते थे कि ये कभी अलग होना चाह रहे हैं, कभी ये, क्योंकि इनके राजा को इनकी बात समझ में ही ना आए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया था नेशन स्टेट, यानी एक देश ऐसा होना चाहिए जिसकी बोली, पहनावा, खान पान कुछ तो मैच करता हो। ऐसा ना हो बिल्कुल, अब जैसे कोई बिल्कुल ऐसा यूरोप का एरिया और कोई बिल्कुल पिछड़ा एशिया का एरिया या अफ्रीका का, तो उनकी सोच समझ, कपड़े सब अलग हैं, वो कहीं भी दिमाग एक तरह से एक नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आया, और उस ज़माने में रशिया को उभरने का एक तरीका दिखा कि जब यहाँ पे सर्वहारा वर्ग की सरकार आई ना, तो इनको दिखा कि यार एरिया बढ़ाना चाहिए। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, संसाधन बढ़ेंगे, ज़मीन बढ़ेगी, ज़मीन से ही तो खेती करेंगे, ज़मीन में से ही रिसोर्सेज निकलेंगे। तो इन्होंने आसपास के देशों को ना अपनी बातों से, क्योंकि उस टाइम कोई इस तरह से अलग बटे हुए थे नहीं, इन्होंने अपनी बातों से इनको इम्प्रेस करके और अपने साथ मिला लिया, और धीरे धीरे करके इसने अपना नाम रखा USSR। तो सोवियत रशिया कहलाता है ये, और ये सारी इकट्ठी इन्होंने एरिया बना लिया था। जिस टाइम की बातें कर रही हूँ ना, इस टाइम एक बड़े लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था लेनिन। लेकिन 1917 इस क्रांति में इन्हीं का तो योगदान था। लेनिन सबसे बड़ा चेहरा था 1917 की क्रांति का। बाद में बेटा ये एक्सपायर हो गए 24 में। फिर उसके बाद स्टालिन नाम के एक आदमी ने यहाँ काम किया, कुछ साल बढ़िया काम किया। लेकिन धीरे 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 ना, इंसानी फितरत होती है भ्रष्टाचार करना और 2 नंबरी काम करना। इनके सिस्टम में भी वो भ्रष्टाचार, गंदगी घुस गई, और वो इतनी हावी हो गई कि 1990 आते आते ये देश बिखराव की स्थिति पे आ गया। एक आदमी यहाँ था जो इनका हेड था, उसका नाम था मिखाइल गोरबा। ये पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, हाँ, ये 12वीं क्लास में है ये कहानी। गोरबाचेव, कहीं कहीं गोरबाचेव भी लिखा है। तो इसने कहा मैं सब कुछ बदल दूंगा, बड़ी तेज गति से इसने काम किया।
कुछ लोगों को लगा यार ये ज़्यादा ही रेल की तरह भागा जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा यार हम रेडिकल्स हैं, हमें तेरा सिस्टम समझ में नहीं आया। 1991 में ये आदमी गया मर। इस आदमी के मरने के बाद यूएसएसआर को कोई नहीं बचा पाया और धीरे धीरे करके अलग अलग देश इसमें से टूटते चले गए। 1991 में एक देश इसमें से आज रशिया कहलाता है, रूस कहलाता है, बाकी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सुने होंगे ना नाम तुमने, ताशकंद, बेलारूस, यूक्रेन, जितने ये ऐसे अजीब अजीब से नाम है ना, ये सब इसी के आसपास हैं। अटके 15 हिस्से अलग अलग हो गए। इन 15 ने कहा भाई पुराने वाले यूएसएसआर ने कर्जा भी तो ले रखा होगा किसी से, हर देश दूसरे से पैसा लेता है, कोई जिम्मेदारी होती है, तो सबने कहा भाई उनके कर्जे वर्जे कौन चुकाएगा जो उन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि ये तो बेटा 1991 में टूटा, इससे पहले वर्ल्ड बैंक था ना, तो वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले रखा था, भाई जिम्मेदारियां थी, तो कहा अब उसकी सारी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो रशिया आगे आया। रशिया ने कहा यूएसएसआर के सारे काम मैं करूंगा, जो जिम्मेदारी है ना पैसा लौटाने की मैं लौटाऊंगा, लेकिन फिर यूएसएसआर की पोजीशन भी मेरी होगी। क्या पोजीशन? यूएसएसआर को यूएनओ में वीटो पावर मिली हुई थी। अब वो वीटो इन 15 में से किसको मिले? जो जिम्मेदारी लेगा, भाई सारे कर्जे चुकते कर, तू उसका अगली पीढ़ी का वंशज अगर बनना चाहता है तो उसके हक तुझे मिलेंगे, तो जिम्मेदारी भी तू ही निभाएगा। तब फिर रशिया ने कहा कि ठीक है, वीटो भी मेरी, पावर भी मेरी, और सारा पैसा मैं दूंगा जो बकाया था यूएसएसआर के ऊपर। तो एज इट इज यूएसएसआर की पावर किसको ट्रांसफर कर दी गई? बाकी सब छुटकू वुटकू से आज भी चल रहे हैं, और फिर उनमें से 11 इकट्ठे हो गए 1991 में। उन्होंने कहा भाई अलग अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इसमें से टूटे हुए 11 ने ही एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया जिसको नाम दिया जाता है CIS। ICS को उल्टा थोड़ा घुमा दिया। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी हम जो अलग अलग हो गए इंडिपेंडेंट हैं, अपना एक साझा मंच बना रहे हैं, तो इसे क्या नाम दिया गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये सब अब की कहानियां हैं, तब सारी धरती पे सब लोग जो थे वो एक्टिव थे। ये 1991 की कहानी सुनाई मैंने। रशिया कोई बहुत पहले से ऐसा नहीं कि नंबर 1 पे था, रशिया ने बहुत ग्रोथ की है, और सन 2000 के बाद तो रशिया स्पीड से अपने आप को बदलता चला गया। एक ज़माने में रशिया हमारी तरह था, ये पूरे का पूरा कृषि प्रधान था, 85% लोग यहाँ खेती करते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने यहाँ बदलाव शुरू किया, और आज आप देखो जो ये पुतिन है, किसी की सुनता थोड़ी ना, अपने हिसाब से चलता है। इसने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो कितने देशों ने कहा भाई गलत कर रहा है, नहीं सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, अपनी मर्जी। और यूएनओ भी कुछ नहीं कर पाई। यूएनओ तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ना, खुलेआम तुम्हारे सामने यूक्रेन पे अटैक हुआ, मिसाइल्स के अटैक किए, बम गिराए, लोग मरे, उसके बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ये अब की बात कर रही हूँ, 2022 में ही तो किया था इसने, सब हम सब ने लाइव देखा। तो देख लो ये होती है चीज़ें कि भैया सब मना कर रहे हैं फिर भी अपनी मर्जी चला रहा है। तो यूएसएसआर ने किसकी ताकत, ये रशिया ने किसकी ताकत एज इट इज ले ली? यूएसएसआर की। इसकी जिम्मेदारियां भी निभाई और इसके सारी जितनी ताकत थी वो भी इसी को ट्रांसफर हो गई। ये था यूएसएसआर और रूस का केस। आ गया समझ में? जैसे ये सब समझ में आएगा ना, पेपर में कहीं क्वेश्चन जब आएगा तो तुम्हें समझ रहेगी, तुम टिक मार्क कर पाओगे। बताओ रशिया पुराना क्या था? पहले एक टाइम पे वो रशिया था, फिर वो यूएसएसआर बना, फिर वो रशिया प्लस अदर कंट्रीज। कितनी कंट्रीज ने एक साझा प्लेटफॉर्म, नहीं साझा 11 ने किया। क्या नाम रखा अपना? 21 मई को ये अपना डे मनाते हैं। 21 मई 1991 को ये सब इकट्ठे हुए थे, इंडिपेंडेंट थे कि हम स्वतंत्र हैं, भाई तेरे राष्ट्रपति की बात मैं नहीं मानूंगा। 11 ने कहा तेरा राष्ट्रपति तेरा, मेरा राष्ट्रपति मेरा, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको नाम क्या दिया गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कितने राज्य बताए अपने? 11। टोटल कितने टूटे थे? इनमें से सारी पावर जो यूएसएसआर की थी वो किसने ले ली? रशिया ने। और आज अगर हम रशिया की बात करें तो हम एक बड़े हिस्से को, हमारे दिमाग में मैप आता है तो सबसे बड़ा हिस्सा आता है। सोचो पहले 14 उसके साथ थे, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एरिया में देश आज भी है। अगर आप सर्च करोगे ना एरिया में नंबर 1, तो किसका नाम आता है? ये तब है जब उसमें से कितने अलग निकल गए? 14। अगर उन सबको भी तोड़ इकट्ठा कर लें, सोचो कितना बड़ा ग्रुप बन गया। अमेरिका को टक्कर इसीलिए दे पाया था रशिया, क्योंकि इसके पास साधन थे, इसके पास संसाधन थे, एरिया था जिसमें खेती करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के रेलवे ट्रैक्स बिछा के ये आगे निकला था। ठीक है,
चलो ये सारी बातें ना NCERT में जितनी बताती हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर ढंग से पढ़ ली जाए ना तो सारी पॉलिटिक्स, सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी उनसे बाहर कभी नहीं आती। NCERT बेस्ट किताबें हैं, पर प्रॉब्लम ये है जब ये तुमने पढ़ी थी तब टीचर्स इसको ऐसे पढ़ाते ही नहीं हैं और हम सिर्फ रट्टा मारते हैं और ऐसा लगता है कि क्यों फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन बड़े होकर अकल आती है कि दुनिया समाज को समझने में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी हमारी समझ डेवलप होती है, हम समझदार बनते हैं। चलो अब देखो पेज नंबर 97 पर हमने बहुत सारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें साथ साथ कर ली। पेज 97 पर आ जाओ। राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 20 साल का चरण है। हाँ बेटा, बेटा वो तो सारे देश लेते हैं। वर्ल्ड देखो, अपने देश में विकास करने के लिए दूसरे देश से पैसा लेना मदद के रूप में या संस्थाओं से पैसा लेना, दो बड़ी संस्थाएं आपकी धरती पर हम सब ने बना रखी हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF। दोनों UNO के अंडर है, मतलब UNO सबसे बड़ी संस्था है ना, उसके अंडर काम करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानती हैं। इनमें फ़र्क क्या है? वर्ल्ड बैंक की एक अच्छाई है कि ये गरीब और अमीर में अंतर नहीं करता। जिसको पैसा उधार लेना हो वर्ल्ड बैंक से आराम से ले लो, बिल्कुल गरीब से गरीब देश भी वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले सकता है। लेकिन IMF बड़ा चालाक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किसी भी देश की औकात देखता है पहले। ये पैसा कभी ऐसे देश में नहीं देगा जो कल को बाढ़ आने पे कह देगा मेरे यहाँ गरीबी आ गई जी, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऋण माफ़ करो। ये कहता है भाई तुझे मैं पैसा दूंगा ही नहीं, तू कल को हाथ जोड़ के खड़ा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करता है और ये पैसा सिर्फ वहाँ देता है जहाँ से 100% पैसा वापस आएगा। ये हाँ बेटा, तो पाकिस्तान वापस कर देता होगा ना बेटा, एक जैसे पाकिस्तान ऐसे करता नहीं होगा ना ऐसी हरकत। अब हमारे सामने हमें लगता है कि वो ऐसा है, लेकिन सब चालाक हैं बेटा। जिसको ये पैसे देता है ना, वो एक बार चलो इसने पैसे दे दिए और देश उसके हमने मुझे माफ़ कर दो करेगा, तो फिर अगली बार थोड़ी ना देगा पैसे। इससे पैसे उधार लेने के लिए अपनी एक रेपो रखनी पड़ती है। जैसे तुम बैंकों को देखो, हमारे बैंक किसको लोन देते हैं? जिसके पीछे बैक होती है ना बैंक। हाँ, बैंक देखा नहीं, पहले रिटर्न में लेते हैं कौन सी ज़मीन है तुम्हारी, उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं। एक बिल्कुल रोड पे चलता भिखारी SBI में कहे जाके मुझे 10 लाख का लोन दे दो, तो दे देगा बैंक? नहीं देगा ना। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही IMF है। ये किसी गरीब राह चलते देश को जो जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो, जो कल को हाथ जोड़ के सबके सामने कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो भूखा मरूंगा, ये पहले ही देख लेता है। हाँ, इसने जिसको पैसा दिया, अगर वो टाइम पे पैसा लौटाता है तो उसकी इज्जत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है कि भैया इसको IMF ने लोन दिया। लोन लेके वापस करना पड़ेगा अगर आपको अपनी इज्जत देश की बनाए रखनी है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, बेचारे अरे गरीब, चलो कोई बात नहीं, इनके यहाँ बाढ़ आ गई, चलो माफ़ कर दो, तो ये माफ़ी कर देता है। ये ऋण माफ़ करने वाला है। ज़्यादा अमाउंट देखना लोग वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, IMF से एक लिमिट का अमाउंट लेंगे क्योंकि पता है कि वापस ज़रूर करना है ये। इसमें आपके किसान हाथ जोड़ें, चाहे आपके मजदूर हाथ जोड़ें, चाहे आपकी सरकार हाथ जोड़ के खड़ी हो, ये अपना पैसा वापस लेगा। तो ये है प्राइवेट संस्थान जो पैसा उधार देते हैं ना, देखा ना फलाना फाइनेंस से पैसा उधार लें, नहीं देते तो जाके कूटते हैं वो और पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही ये है कि भैया मेरे पैसे तुम खा नहीं सकते हो, इसके पैसे लोग खा जाते हैं और ये पैसा दे भी देता है कि कोई बात नहीं। ये बेटा इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है, आगे नहीं बस बेइज्जती नहीं ना, बेइज्जती हो गई तो तुम्हें कल को कोई सामान भी तो नहीं देगा ना कि भैया व्यापार बंद कर देंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे ना, जैसे सिर्फ घर में नहीं रहना होता ना बेटा, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं ना रोज़। अब कोई सोचे कि मैं सारे गांव के पैसे उधार ले लूँगा और दरवाज़ा बंद करके बैठा रहूँगा, गांव चीखता रहेगा, ऐसा हो जाएगा क्या? बाहर निकलेगा, लोग उसको गालियाँ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे ना। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, हम पैसे लेके बैठ जाएं और फिर हम किसी के पैसे ना दें, तो तुम बाहर तो जाओगे ना, तुम्हारे PM बाहर नहीं जाएगा। जब तुम्हारा PM बाहर जाएगा तो फिर वो लोग कितनी सुनाएंगे। और क्या तुम व्यापार नहीं करोगे? एक एक चीज़ के लिए तो हम व्यापार के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस देश में तेल कहाँ है? ये इतनी गाड़ियाँ जो दौड़ रही हैं सड़कों पर, जो तुम इतना इंफ्रा बना रहे हो, सड़कों के जाल बिछा रहे हो, इन पे गाड़ियाँ चलेंगी ना, उस गाड़ियों का पेट्रोल कहाँ से लाओगे? पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बाइकआउट अगर हो गया ना, तो कोई हमें सामान 1 रुपए का नहीं देगा। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, पूरी दुनिया के ट्रेड पे इसकी नज़र है।
WTO के बनाए नियमों से बाहर नहीं करता कोई भी कामकाज। अगर WTO ने तुम्हें बैन कर दिया ना कि इंडिया को बैन करता हूं मैं, तो तुम्हें कोई 1 रुपए का सामान नहीं देगा, चाहे तुम कितना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस उसके साथ करते थे। तो इसके तो 1 सेकंड लगेगा कहने में, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था बंद हो जाएगी। हम हर चीज के लिए डिपेंड है बेटा। इस देश में सुई भी बन रही है ना, तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें ला रहे हैं या ले जा रहे हैं। आप एक ओपन इकोनॉमी में रहते हैं, हमारा देश क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। जैसे ये है ना कोरिया, कोरिया जो है ना, ये बंद वो है अर्थव्यवस्था इसकी, छुटकू सा देश है। कौन सा वाला कोरिया? उत्तरी कोरिया। ये जो किम जोंग का देश है, ये कुछ नहीं लेता बाहर से, ना ये देता। तो बेटा लोग ही मुट्ठी भर हैं। अब जिसके देश में इतने करोड़ों की आबादी रहती है, तो हमारी तो छोटी छोटी चीज़ें बाहर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस देश में 99% चीज़ों का व्यापार है, या तो हम देते हैं चीज़ें या हम लेते हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं हम। इसका 1 सेकंड नहीं लगना कहने में। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। आप तेल के लिए भी तरस जाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं, हम पता नहीं कितना ज़्यादा खाने पीने के जो तेल है ना, ये भी आपका पाम ऑयल जो साउथ इंडिया मेन खाता है, ये इंडोनेशिया साइड की कंट्रीज से आता है हमारे देश में। तो ये सोचो कि पूरा बिजनेस एकदम से सब कुछ गिर जाएगा, त्राही हो जाएगी। अगर इसने एक बार कह दिया तो किसी के पैसे लेके बेटा हम खा नहीं सकते। अपनी अच्छी नीयत रखनी पड़ेगी, इनके पैसे देने पड़ेंगे। ये तो अपनी उगाही कर लेंगे अगर नहीं दोगे तो। इसमें बेइज्जती कोई कराना नहीं चाहता, इसलिए बेटा पैसे वापस करते हैं। मतलब यूएनओ के अंडर एज सच नहीं आता, लेकिन यूएनओ एक संस्था है जो सब पे नजर रखती है। तो वर्ल्ड बैंक पर भी एक तरह से पूरे दुनिया का दबाव बनाने के लिए अगर कोई इशू हो जाता है ना, तो यूएनओ में भेज दिया जाता है। पैसे का काम है इसका अलग से। 4 संस्थाएं बनी थी, उनको जोड़ के वर्ल्ड बैंक बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की घटनाएं बेटा। ये एक अभिकरण है जो इसी के, ये पहले भी था GATT के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ होता है किराया, ट्रेड होता है व्यापार। पूरी धरती पर व्यापार ना आज से नहीं है बेटा, बहुत पहले से था। जैसे हड़प्पा के लोग भी तो व्यापार करते थे, वो भी तो जहाज नाव भर भर के ले जाते थे मेसोपोटामिया में। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था, पूरी दुनिया के देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, नाम रखा जनरल एग्रीमेंट। किस चीज़ पे? ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आगे जाके कहा कि ये ठीक नहीं है, इसका काम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले आओ। और 1995 में GATT या गैट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज पूरे वर्ल्ड की शायद 164, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, शायद 164 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। और जो देश WTO का मेंबर है उसको इसके बनाए नियमों को मानना पड़ेगा। ये ट्रेड से संबंधित नियम बनाता है। और WTO ने ही हमें कहा था 1991 में, जब ये USSR टूट रहा था ना, तो हमारे देश में बहुत बुरे हाल थे। हम ना बेटा एक बार ये NCERT में पहले लिखा था, अब तो वो लाइन्स ही हटा दी, जब हम पढ़ते थे तब लिखा था 1991 में 90 में इंडिया की हालत इतनी गंभीर थी कि ये एक लाइन लिखी थी कि भारत के पास कुल इतना विदेशी भंडार नहीं था कि 1 हफ्ते तक हम अपने देश को चला पाते। 1 हफ्ते तक तो ये दिख रहा था कि देश डूबेगा, आर्थिक महामंदी का शिकार होगा, जैसा अमेरिका हुआ था। लेकिन उस टाइम पे जब हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की, वर्ल्ड बैंक और इन सब से, तो उन्होंने कहा देखो तुम अगर अपने तक सीमित रहोगे ना इस देश के अंदर, तो तुम आगे बढ़ोगे नहीं, तुम अपने देश के बॉर्डर ओपन कर दो। और उन्होंने एक पॉलिसी सजेस्ट की थी LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी के ऊपर आपने 1991 के बाद काम किया और आपको सजेस्ट किया था ये WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि तुम्हें दुनिया के साथ ट्रेड करना पड़ेगा अगर तुम्हें आगे इस देश को बचाए रखना है। नहीं तो कूप मंडूक बने रहो, कुएं के मेंढक, उसमें उछलते रहो। एक दिन तुम्हारा ये पानी जो है ना, मेंढक जिस पानी में उछल रहा है, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास नया सोर्स नहीं है। 1991 में जब ये 3 शब्द आए, कुछ लोग इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समझते हैं, वो वाली नहीं है, ये व्यापार की है। तो इसका मतलब है लिबरल बनना, उदारवाद। P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट चीज़ों को बढ़ाना। और इसका मतलब है ग्लोबल। लिबरल होता है उदार। जैसे हम लोग ना पहले बड़े रिजिड थे कुछ चीज़ों में। हम जब आज़ाद हुए ना, तो हमारी सरकार ने कहा भाई इंडियंस की फैक्ट्री लगवानी चाहिए,
इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, हर चीज़ अपने देश में बनाएं, जूते, चप्पल, कपड़े, कंघी, शीशा, बॉटल, जो भी चीज़ बने अपने देश में बने। तो इसलिए हम लोगों ने विदेशियों के साथ बाउंड्री बना दी, भाई हमारे देश में अगर तुम सामान लाओगे ना तो हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, पर तुम्हारे सामान पे हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि वो बिके ना बिके हमें नहीं पता। तो विदेशियों ने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं की। 1947 में आज़ादी के बाद 1990 तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों को प्रमोट किया। हमने क्या किया उसमें, हमने इंडिया के लोगों को कहा कि भैया जो पैसे वाले तुम लोग हो अपनी इंडस्ट्री लगाओ, यूनिट्स लगाओ, बनाओ अपने देश के पंखे, स्विच, पेन, कंघी, शीशा सब अपने खुद बनाओ। और हमने बनाए। उस टाइम पे हमारे देश में सिर्फ इंडियन सामान बिकता था। ये था कि भैया विदेशियों को एंट्री मत देना, विदेशी सामान की क्वालिटी अच्छी हुई तो हमारे लोगों के सामान बिकेंगे नहीं। हमने लगभग 50 साल निकाल दिए, 40-45 साल। फिर हमारे देश में गरीबी सी आने लगी, जनसंख्या बढ़ती गई, आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं सामान की। तो हमने WTO को अप्रोच किया कि सर हम कैसे ट्रेड में आगे बढ़ें। तो इसने कहा देखो भैया मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, ये जो बॉर्डर पे तुम लगाए बैठे हो ना कि यहाँ नहीं आओगे तुम सामान लेके हम टैक्स लगाएंगे, इसको हटाओ, लिबर्टी दो, आज़ादी दो, उदार बनो, आने दो अमेरिकी कंपनी को, तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर अमेरिका तुम्हारे देश में लाके एक यूनिट खड़ी करता है उसमें कितना लेबर लगाएगा, वो तुम्हारे इंडिया का ही तो लेबर होगा। जहाज़ों में बैठा के लेबर को तसले और वो लेके थोड़ी ना चलेंगे, वो तो तुम्हारे ही तो होंगे। अच्छा वो यहाँ बिल्डिंग बना देगा व्यापार के लिए, तो तुम्हारे ही लोगों को तो सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा, तुम्हारे ही यहाँ से सारा लेबर लगेगा, तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ये बात हमें ठीक लगी कि हाँ यार अमेरिका अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम क्यों नहीं ओपन करते मार्केट को। अब ठीक है कंपटीशन बढ़ेगा हमारे साथ अमेरिका का, लेकिन ना से तो बढ़िया है, हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बेटा 1991 में ही आपके देश में ना ये कोल्ड ड्रिंक्स का एक जाल बिछा था पूरा, ये कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपके दादा दादी ने नहीं पी हैं ज़्यादा क्योंकि उस टाइम पे थी नहीं। जब हम लोग, मैं बहुत छोटी थी 8-9 साल की, मुझे ध्यान है ये सब पीना एक तरह स्टेटस सिंबल था। अब अकल आई कि ये सब फालतू की बातें थी, लेकिन ये ना जैसे कोक पीना, कोका कोला पीना, ये एक तरह का बच्चे को मोटिवेशन फैक्टर था कि अगर तुम्हारा नंबर अच्छा है तो एक कोक पीने को मिलेगी। तो हमें लगा कोक बड़ी अच्छी। क्या बेटा, ये तो ड्यू व्यू तो बाद में आई होंगी, हम लोगों के टाइम में तो बस 2 ही बॉटल्स मेन चलती थी, या तो कोक थी या कोका कोला मेन होती थी। और उसके ऐड भी ना ये सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह टाइप के हीरोज करते थे क्योंकि तब 1-2 ही थी। तो आपने लिबर्टी दी विदेशियों को, आ जाओ जी हमारे देश में व्यापार कर लो। प्राइवेटाइजेशन क्या था, पहले सारी चीज़ें सरकारी थी, प्राइवेट कोई पैसा नहीं लगाता था। ये कहा प्राइवेट कंपनियों को आने दो ना, अगर वो क्वालिटी दे सकते हैं तो क्या दिक्कत है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे आज आप देख रहे हो जगह जगह देखा है अडानी गैस, जो ये CNG देखते हो, अडानी गैस आ गई हैं। रिलायंस का पेट्रोलियम पे अच्छी धाक है ही, पहले जामनगर की रिफाइनरी रिलायंस वालों की तो है। पहले ऐसे कोल पेट्रोल प्राइवेट नहीं हो सकते थे, ये सब सरकार के थे। तो प्राइवेटाइजेशन ने निजी स्वामित्व की कंपनियों को बढ़ावा दिया। आज बड़ी बड़ी चीज़ों में प्राइवेट वाले लोग घुस गए, पहले ऐसा था नहीं। पहले सब चीज़ें सरकार अपने हाथ में रखती थी कि भैया कोई गलत इस्तेमाल ना करे। प्राइवेटाइज करने से क्या हुआ, चीज़ों की क्वालिटी बेहतर हुई, क्योंकि प्राइवेट वाला आदमी ना विदेश जाता, देख के आता कि दुनिया में कौन से पाइप चल रहे हैं, कौन सी टैप अच्छी हैं। हमारे इंडिया में जो टैप बनती थी वो बहुत बकवास थी। वो विदेश में गया, उसने विदेश में कहीं होटल में स्टे किया, देखा ये क्वालिटी अच्छी है टैप की, ये वॉशरूम में जो शावर लगेगा ये बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें देख के आके उसने इंडिया में इनको धीरे धीरे करके फेमस शुरू किया, और देखते देखते प्राइवेट चीज़ें बेहतर लगने लगी। प्राइवेट वालों ने अच्छे स्विच बनाए, अच्छे पंखे बनाए, तो हमारी जो पुरानी चीज़ें थी ना जिसमें सरकार का हाथ था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम फेमस हुई, प्राइवेट चीज़ें बढ़ी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था तुम इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट तैयार करो जिसको दुनिया इस्तेमाल करे। अब हम उतने बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना पाए, आज भी नहीं बना पा रहे, लेकिन नेचर हमारे साथ है, और नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ें हमें मुफ्त में दे रखी हैं जो विदेशियों को नहीं दे रखी। जैसे इंडिया के केरला का, कर्नाटका का काजू, जो काजू है ना, और जो गरम मसाले हैं, काली मिर्च वगैरह, या हमारे गोवा के आसपास के जो आम हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि पूरी दुनिया कितने ही हाइब्रिड अपने बीज बना ले, कितना ही कुछ कर लें कृषि वैज्ञानिक, लेकिन हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। जो ये आम आप लोग खाते हो ना, मैं खाती हूँ, हम लोग खाते हैं, ये घटिया क्वालिटी के आम है बेटा,
इंडिया में जो बाहर नहीं भेजते। जो सबसे बेस्ट आम है ना, वो तो अमेरिका जाता है। अमेरिका के लोगों में इतनी डिमांड है, यूरोप में इतनी डिमांड है आपके आम की कि वो इसको 1000 रुपए किलो भी खरीद के सोचते हैं कि बहुत बढ़िया सस्ता मिल गया। अब यहाँ से वहाँ डॉलर्स बहुत ज़्यादा, तो विदेशी मुद्रा कमाने का तरीका है। तो आपके देश के जो बेस्ट सामान है ना खाने पीने के, वो आपने नहीं बनाए, वो तो नेचुरल हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम भी विदेश में जाके अपना सामान बेच रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी क्वालिटी में अच्छी हैं जो गरीब देश हैं, जैसे भूटान और नेपाल में जब इंडिया के बने कपड़े जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उसको ब्रांड समझ के पहनते हैं कि भाई मैंने देखो ये वाला इंडिया के ब्रांड का कपड़ा पहना है, जूता पहना है। जैसे तुम यूएस यूके के ब्रांड को इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसे कुछ देश हमसे भी तो गरीब हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हम ही गरीब हैं, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत देशों की तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है जिनमें कुछ नहीं है, वो इंडियन प्रोडक्ट को पहन के ऐसे ही खुश होते हैं जैसे हम यूएस यूके के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। तो उससे हमें फ़ायदा हुआ, हमारे लिए दुनिया खुल गई कि भैया दुनिया में जहाँ तुम्हें व्यापार करना है कर लो। तुम्हारे देश की गाड़ियाँ हमारे देश में उतनी न बिकें, जैसे हमारे देश में खैर सबसे बड़ा काम धाम इस मारुति का है, लेकिन जो हमसे गरीब देश हैं वहाँ तो मारुति ऐसे देखी जाती है जैसे तुम्हारे देश में मर्सिडीज़ देखी जाती है कि भैया मारुति की गाड़ी है। तो मारुति अपने प्लांट से बाहर भेज रही है सामान। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके लिए हम भी एक सपना है कि इंडिया जैसा होना चाहिए। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का हमें फ़ायदा मिला, हम पैसा कमा रहे हैं। ये 3 पॉलिसी हमें किसने सजेस्ट की थी? हमने इन पे काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। वो 7 दिन का जो आपका खाना बचा था ना, आप उसको बढ़ाते बढ़ाते इतने काबिल बन गए कि आज आप दुनिया के व्यापार में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया, बेशक चलो इंडिया गरीब है, लेकिन अगर टोटलिटी में आप देखो तो हम दुनिया की 5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में हमारी भी गिनती है। क्योंकि एवरेज अगर निकालते हैं तो उसमें अंबानी अडानी के पैसे भी तो काउंट होते हैं ना, सबके साथ ही। तो इसीलिए आप दुनिया में एवरेज में टॉप में आ जाते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, इसका बेटा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है शायद, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये काम है बेटा, इस तरह से व्यवस्थाएं काम करती हैं। चलो आज हमने हिस्ट्री की बजाय वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बात की, कल पढ़ेंगे फिर इस टॉपिक।